हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल मीन ऑफ एजुकेशन पर। स्टूडेंट्स, कल हमने आपको स्टार्ट किया था क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर जो आपका पहला है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। स्टूडेंट्स, आपका जो फिजिक्स है हमने स्टार्ट कर दिया। जो हमारे प्यारे स्टूडेंट्स कक्षा 11 से कक्षा 12वीं में जा रहे हैं उनके लिए हमने फिजिक्स और मैथ का जो है क्लास प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है पीछे का तो आप स्टूडेंट्स से वीडियो देख लीजिए पार्ट 1 का, अन्यथा आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। चलिए स्टूडेंट्स, बिना टाइम को लॉस किए हम आगे देख लें कि हमारा क्या होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, हमने कल क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था आवेश पढ़ा था। हमने आवेश पढ़ा था, आवेश के बारे में पढ़ा था कि आवेश कैसे होता है, क्या होता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश के गुण पढ़ा था हमने। और स्टूडेंट्स, हमने आवेश का क्वांटीकरण पढ़ा था जिसमें हमारा Q बराबर प्लस माइनस एन हमारा एक फार्मूला निकल के आया था। मूल आवेश हमने पढ़ा था, मूल आवेश क्या होता है। चलिए उसके आगे हम पढ़ने वाले हैं आज। उसके आगे हम पढ़ेंगे आवेश का संसूचन। आवेश का संसूचन से क्या तात्पर्य है? मतलब स्टूडेंट्स की आवेश को कितने प्रकार से प्रेरित किया जा सकता है, मतलब कि चालक में कितने प्रकार से आवेश को मतलब प्रवाहित किया, कैसे प्राप्त करेंगे, कि आवेश को कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, वही हम पढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं आवेश का संसूचन। तो पहला आपका आवेश का संसूचन क्या होने वाला है? चालन द्वारा। चालन द्वारा स्टूडेंट्स मतलब क्या? चालक आप लोग जानते हैं ना, चालक क्या होता है? सुचालक आपने पढ़ रखा है। सुचालक क्या होता है? सुचालक मतलब क्या होता है कि जिसमें धारा का प्रवाह जो सुगमता पूर्वक यानी अच्छे से हो जाए, बिना किसी बाधा, बिना किसी रुकावट के, यानी इसमें चालन द्वारा करेंगे। तो इसमें परिभाषा क्या है? किसी चालक को अन्य चालक से संबंधित करके का क्या तात्पर्य है? संबंधित करने से तात्पर्य है कि किसी अन्य एक चालक को दूसरे चालक से अटैच कर दें, जोड़ दें, करने पर आवेशित किया जाता है। यानी कि देखिए, जैसे कि कोई तार है, वो उसमें आपका धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है और आप करंट जहाँ से आपका धारा प्रवाहित हो रहा है उससे आप कनेक्ट कर दीजिए, फिर आपको उस वायर को आप दूसरे वायर में कनेक्ट कर दीजिए, तो उसमें भी धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इसे कहते हैं चालन द्वारा आवेशन, यानी उसमें आवेश आ जाता है। और फिर प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? इसमें देखते हैं, जब किसी धनावेशित क्षण को उदासीन क्षण के नजदीक ला जाता है। धनावेशित का तात्पर्य क्या है? जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो। हमने बताया था आपको धनावेश तथा ऋणावेश। जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसे धनावेश, जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उसे ऋणावेश कहते हैं स्टूडेंट्स। और उदासीन क्षण क्या होता है? उदासीन मतलब प्लस तथा माइनस, यानी धनावेश तथा ऋणावेश की संख्या समान हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनको परस्पर नजदीक लाते हैं तो स्वतः यानी कि अपने आप से ही उदासीन क्षण पर ऋणावेश आ जाता है। इस यह घटना प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। यानी कि जब किसी धनावेशित क्षण को उदासीन क्षण के पास में लेकर आते हैं, तो धनावेशित क्षण को उदासीन अगर क्षण के पास लेकर आएंगे तो जो उदासीन क्षण है उसमें आपको प्लस यानी माइनस, प्लस और माइनस दोनों बराबर होते हैं। जब प्लस माइनस दोनों बराबर होंगे और एक क्षण कैसी है? धनावेशित है। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं स्टूडेंट्स। तो विपरीत आवेश अगर उधर धनावेश है और इसमें उदासीन में क्या होता है? ऋणावेश। चलिए हमको दिखा रहे हैं कुछ, आपको हम डायग्राम के माध्यम से आपको बताने की जो है ट्राई करेंगे कि स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं। जैसे कि देख लीजिए स्टूडेंट्स, जैसे कि ये आपका हो गया एक, मान लेते हैं ये हमारा एक हो गया प्लस वाला जो है क्षण या प्लेट मान लेते हैं, धनावेशित क्षण इसे हम बोल देते हैं। और ये हमारा क्या हो रहा है? ये है हमारा उदासीन क्षण जिसपे अभी तक कोई भी चार्ज नहीं है। अब ये जो आपका प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज किससे आकर्षित करेगा? माइनस चार्ज को आकर्षित करेगा, क्योंकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये प्लस चार्ज किसको आकर्षित करेगा? माइनस चार्ज को। अब इधर कुछ नहीं है तो प्रेरण के कारण यानी इससे खिंचाव के कारण यहाँ पर माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाएंगे, यानी माइनस चार्ज यहाँ पे उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब माइनस चार्ज जब यहाँ पे उत्पन्न हो जाएंगे तो यहाँ पर अब प्रेरण के द्वारा अब स्वतः ही तो यहाँ पे उत्पन्न हुए। जब प्लस चार्ज है तो ये माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ से माइनस चार्ज उत्पन्न हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस घटना को धनावेश के कारण जो यहाँ पर माइनस चार्ज आया है, यहाँ पर इस घटना को हम प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया। चलिए अगर आपको नहीं समझ आया तो वीडियो को थोड़ा बैक कर लीजिए, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए आपको एक बार बता दे रहे हैं। ये देखिए धनावेशित क्षण है और ये उदासीन क्षण थी, इसमें कोई चार्ज पहले नहीं था। फिर इस धनावेश ने ऋणावेश को आकर्षित किया, क्योंकि उदासीन क्षण का तात्पर्य ये है कि उसमें धनावेश तथा ऋणावेश की संख्या बराबर है। अब धनावेश ने ऋणावेश को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, तो इससे यहाँ पर इसके माध्यम से यहाँ पर ऋणावेश उत्पन्न हो गया। इसे ही हम कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। चलिए स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको? अब तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया हो। चलिए आगे देखते हैं हमारा आगे क्या होने वाला है। आगे हमारा होने वाला है, आगे है हमारा घर्षण के द्वारा आवेशन। स्टूडेंट्स, क्या है हमारा? घर्षण के द्वारा आवेशन। हमने पहले क्या पढ़ा? पहले पढ़ा चालन के द्वारा आवेशन, फिर हमारा पढ़ा प्रेरण के द्वारा आवेशन, अब हमारा घर्षण के द्वारा आवेशन। जब किसी वस्तु को दूसरे उदासीन वस्तु से उसकी सतह पर घर्षण से उत्पन्न आवेश को घर्षण द्वारा उत्पन्न आवेशन कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने आपको कल प्रयोग करके बताया था, चलिए हम दिखा रहे हैं आपको कि कैसे करना है। घर्षण द्वारा आवेशन हमारा किस प्रकार से होता है। चलिए देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये कोई आपका मान लीजिए आवेश का क्षण है या कोई कण मान लेते हैं, कोई वस्तु मान लेते हैं, इसे हम वस्तु मान लेते हैं। ये दोनों वस्तु हैं। अब इन दोनों पहले तो ये ए से बी माने थे हमने उस वाले वीडियो में,
पीछे वाली जो आपका पार्ट 1 है, और इसे इसे बी और इसे ए माने थे। अब चलिए इसमें कोई आवेश नहीं है, यानी आवेश ना होने का तात्पर्य क्या है, Q इज इक्वल टू जीरो, Q इज इक्वल टू जीरो, यानी कि धनावेश तथा ऋणावेश समान है। चलिए अब इन दोनों को आपस में रगड़ते हैं, परस्पर रगड़ते हैं, इनके मध्य घर्षण कराते हैं तो इनमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब इस पर आवेश उत्पन्न हो जाएगा, चलिए मान लेते हैं इस पर प्लस चार्ज आ गया और इस पर मान लेते हैं माइनस चार्ज आ गया, यानी कि घर्षण के द्वारा इसमें आवेश उत्पन्न हो गया। तो इस प्रकार की घटना को ही घर्षण के द्वारा आवेशन कहते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आपको आई होप कि आपको भी ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं चालक क्या होता है। चालक क्या होता है, चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है चालक कहलाते हैं। चालक मतलब स्टूडेंट्स जिसमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है उसे चालक कहते हैं। जैसे धातुएं, पृथ्वी, जीव जंतु। पृथ्वी एक चालक है और पृथ्वी एक ऐसा चालक है स्टूडेंट्स, पृथ्वी में ऐसा है जो देखिए वो समझ लीजिए कि पृथ्वी माता जैसी है ना, अगर किसी भी आवेश को अगर किसी भी क्षण में धनावेश अगर अधिक है और उसे पृथ्वी से जोड़ देंगे या भू संपर्कित करना उसे कहते हैं। अगर पृथ्वी से किसी चालक को जोड़ देते हैं, अगर उसमें धनावेश अधिक है तो पृथ्वी धनावेश ले लेगी, अगर उसमें ऋणावेश है तो पृथ्वी ऋणावेश ले लेगी, अगर उसमें आवेश की कमी है तो पृथ्वी उसे पूर्ण कर देगी, और आवेश की अगर अधिकता है तो पृथ्वी उसे ग्रहण कर लेगी। यानी क्या कि उसको जो उसका लेवल है, चार्ज का लेवल यानी आवेश का जो लेवल है, स्तर, उसे बराबर कर देगी। ये काम होता है आपकी पृथ्वी का। अगर अधिक होगा तो कम कर देगी, अगर कम होगा तो अधिक कर देगी। अगर किसी चालक को अटैच कर देते हैं पृथ्वी से, और इस क्रिया को हम भू संकर्पण कहते हैं, भू संपर्कण। इसे आप याद रख लीजिए, कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में। चलिए देखते हैं क्या है। वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है चालक कहलाते हैं, जैसे पृथ्वी, जीव जंतु और धातुएं। अब जीव जंतु से क्या तात्पर्य, अगर आप टच करेंगे करंट को तो आपको भी लगेगा ना झटका, वही हो गया, आप भी चालक हैं। अब फिर देखते हैं विद्युत रोधी क्या होता है। विद्युत रोधी क्या होता है, वे पदार्थ क्या हो गया, वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं होता है विद्युत रोधी या अचालक कहलाते हैं। विद्युत रोधी को ही अचालक कहते हैं या परावैद्युत भी से ही कहते हैं। इसका 3 नाम है, विद्युत रोधी, अचालक और कुचालक भी कह सकते हैं। विद्युत रोधी, अचालक, कुचालक या परावैद्युत। ये क्या है, वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं होता है स्टूडेंट्स विद्युत रोधी या अचालक कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक, एबोनाइट ऐसे ऐसे होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक नोट है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, विद्युत रोधी को परावैद्युत भी कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। फिर वैद्युत बल, हमने आवेश तो पढ़ लिया, लेकिन आवेश के कारण कुछ बल भी तो लगेगा, तो उसे हम डिस्कस करेंगे। तो वैद्युत बल क्या होता है, वे आवेशित वस्तुएं वैद्युत आवेशित वस्तुओं द्वारा पर लगाए गए बल को वैद्युत बल कहते हैं। अब मतलब आप समझा रहे हैं, मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। अब देखिए, जैसे कि ये एक क्षण हो गई, इस पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये अच्छे से हो गया, ठीक। और इस पर कौन सा चार्ज, यहाँ पर माइनस चार्ज। चलिए माइनस चार्ज हो गया। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे यानी आकर्षित करेंगे। तो इसके द्वारा जो इस आवेशित वस्तु, अब आवेशित वस्तु यानी इस पर प्लस चार्ज है तो ये आवेशित है, इस पर माइनस चार्ज है तो ये भी आवेशित है। अब इसके मध्य जो बल लगेगा, अब इसमें इसके मध्य कौन सा बल लगेगा, आकर्षण का बल लगेगा ना। ये इसकी ओर आकर्षित होगा, ये इसकी ओर आकर्षित होगा, क्योंकि विपरीत आवेश हैं इसलिए आकर्षित होंगे। तो इसे कह देंगे वैद्युत बल, यानी किसी एक आवेशित वस्तु द्वारा दूसरी आवेशित वस्तु पर लगाए गए बल को वैद्युत बल कहते हैं। क्या, किसी एक आवेशित वस्तु द्वारा दूसरे आवेशित वस्तु पर लगाए गए बल को वैद्युत बल कहते हैं। ये बहुत ही सरल परिभाषा, आपको बुक में थोड़ा हार्ड मिल सकता है, या फिर आपके कोई बहुत सारे टीचर होते हैं थोड़ा हार्ड लिखाते हैं। नहीं, बुक की परिभाषा हम बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं, ये आपका 100% राइट है। अब बुक से अगर सेंस को देखेंगे तो सेंस सेम होगा, एक आवेशित वस्तु द्वारा दूसरे आवेशित वस्तु पर लगाए गए बल को वैद्युत बल कहते हैं। और ये किस प्रकार से हो सकता है, ये हो सकता है 2 प्रकार से। ये तो देखिए, अब ये प्लस माइनस है तो अट्रैक्ट करेंगे, अगर यहाँ पर प्लस प्लस होता तो, अगर यहाँ पर केवल प्लस प्लस होता और यहाँ पर प्लस प्लस होता तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते। यानी कि वैद्युत बल कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। अगर विपरीत आवेश रहेंगे तो आकर्षित करेंगे यानी आकर्षण बल, आकर्षण वैद्युत बल। और अगर आपके समान आवेश रहेंगे, विपरीत समान रहेंगे तो आकर्षण बल, और समान आवेश रहेंगे तो प्रतिकर्षण बल। समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है यानी प्रतिकर्षण बल हो जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं, यानी कि आपका वैद्युत बल 2 प्रकार से, कितने प्रकार से, 2 प्रकार से, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, यही हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर, ये देखिए वैद्युत बल क्या होता है, वैद्युत आवेशित वस्तुओं द्वारा अन्य वस्तुओं पर लगाए गए बल को वैद्युत बल कहते हैं। यहाँ 2 प्रकार का होता है, आकर्षण वैद्युत बल, प्रतिकर्षण वैद्युत बल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी वैद्युत बल पर जो हमारे गुलाम थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है हमें एक नियम दिया आवेश, और ये नियम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप एकदम रट लीजिए, एकदम अच्छे से समझ लीजिए। चलिए हम आपको बता रहे हैं, 2 स्थिर बिंदु, स्थिर बिंदु यानी कि पॉइंट जैसे, यानी बिंदु जैसे ये हमने एक पॉइंट रख दिया तो ये बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया।
दो स्थिर बिंदु आवेशों द्वारा, आवेश हमने आपको बताया आवेश क्या होता है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके द्वारा चुंबकीय वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करती है। क्या दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, वैद्युत बल अभी तुरंत हमने आपको बताया वैद्युत बल कितने प्रकार से, दो प्रकार से। वैद्युत बल में आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों ही बल लग सकता है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाण का तात्पर्य क्या है स्टूडेंट्स, परिमाण का तात्पर्य यह होता है कि अगर कोई भी संख्या ले लें, अगर संख्या है अगर वो माइनस में है, अगर माइनस, परिमाण का तात्पर्य होता है वो धनात्मक नहीं लेंगे ना ही ऋणात्मक लेंगे, और परिमाण का अर्थ होता है अगर धनात्मक और कोई भी संख्या धनात्मक सदैव होती है। यानी कि जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा देखिए समझने का थोड़ा कोशिश कीजिए। जैसे कि हमने यहाँ पर अब ले लिया -1, हम ले सपोज यहाँ पे हमने -1 लिया और यहाँ पर +1 लिया। अगर कहा जाए इन संख्याओं का परिमाण लीजिए आप, तो परिमाण में आप केवल 1 लेंगे। -1 का परिमाण भी +1 होगा और +1 का परिमाण भी 1 होगा, यानी कि उसे चिन्ह के साथ नहीं लेंगे, जो उसमें धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह होगा वो नहीं लेंगे, उसका केवल जो संख्या बचेगी उसे ले लेंगे, उसे परिमाण कहते हैं। स्टूडेंट समझ में आ गया। अब ऐसे माइनस की है और यहाँ पर प्लस की है, अब कहेंगे इन दोनों का परिमाण लीजिए, तो यहाँ पर माइनस की है, तो यहाँ जैसे यहाँ पर हमने 1 लिया था ऐसे यहाँ पर केवल क्यों लेंगे, तो इस माइनस क्यू का परिमाण क्यों और इस प्लस क्यू का परिमाण क्यों। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं, अब थोड़ा पढ़ लेते हैं इस नेम को अच्छे से। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए स्टूडेंट, आपको समझाई दे रहे हैं एकदम अच्छे तरीके से कि क्या होता है, आपको समझ जाएंगे आप तो थोड़ा आपको जो है याद करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। चलिए देखते हैं, दो स्थिर बिंदु उसने कहा है ना, दो स्थिर बिंदु। चलिए हम दो स्थिर बिंदु को ले लेते हैं। ये स्थिर बिंदु हो गया, ये एक स्थिर बिंदु हो गया, ठीक। और उसने कहा है आवेश है, स्थिर बिंदु आवेश, यानी कि ये माइनस की ले लेते हैं और ये प्लस की ले लेते हैं। स्थिर बिंदु आवेश हो गया। अब यानी उनके बीच की दूरी, अब इनके बीच की दूरी कुछ ना कुछ हम मान लेंगे। इनके बीच की दूरी हम कितना मान लेते हैं, r मान लेते हैं, ठीक है। इनके बीच की दूरी हम कितना मान लेते हैं, r मान लेते हैं। अब क्या क्या है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल यानी वैद्युत बल, अब इन दोनों के जो आकर्षण प्रतिकर्षण बल लगने वाला है, इनके जो ये परिमाण है आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि जो वैद्युत बल को किससे डिनोट करेंगे, f से, और आवेशों का अनुक्रमानुपाती का चिन्ह कैसे होता है, ऐसे होता है। और ये परिमाण लेंगे ना, हमने भी आपको बताया परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तो यहाँ पे परिमाण लेंगे यानी कि q ले लेंगे, इसको हम q1 मान लेते हैं और इसको हम q2 मान लेते हैं, -q1 और +q2, ठीक, q2। अब ये q1 हो जाएगा और ये इंटू गुणनफल ये q2 और परिमाण हमने लिया यानी माइनस को प्लस को छोड़ दिया। समझ में आया। यानी कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के, अब इनकी बीच की दूरी कितना है, r है, बीच की दूरी के वर्ग के, अब बल कितना है, ये f रहेगा, बीच की दूरी कितना है इसका r² है, बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/r², ठीक। समझ में आया। दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, r का व्युत्क्रमानुपाती। समझ में आ गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं। अब ऐसे कि हमने आपको यहाँ पर बताया कि फर्स्ट केस हमारा क्या है, जो f है आपका वो q1 और q2 के परिमाणों के जो है गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा f जो है 1/r², यानी कि जो इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यह प्रपोर्शनल q1 q2 को मान लिए समीकरण 1 और यह प्रपोर्शनल 1/r² को मान लिए समीकरण 2। चलिए अब आगे देखते हैं हमारा क्या होने वाला है। आगे हमारा क्या होने वाला है, समीकरण 1 व 2 हमने बनाया है, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे, हमने लिख दिया है समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, अब देखिए पहला हमारा समीकरण क्या था, पहला हमारा समीकरण था यह प्रपोर्शनल q1 q2 और दूसरा हमारा समीकरण क्या था, यह प्रपोर्शनल 1/r², यह प्रपोर्शनल 1/r²। तो दोनों को हमने जोड़ दिया आपस में, तो क्या हो जाएगा, ये q1 q2 बटे ऊपर हो जाएगा क्योंकि ऊपर ही था और ये 1/r² था, तो 1 का गुणा q1 q2 में हो गया, तो ये हो जाएगा यह प्रपोर्शनल q1 q2 बटे r²। अब ये प्रपोर्शनल है, आप लोगों ने क्लास 11 से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, जब किसी अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती नियतांक को हटाते हैं तो वहाँ पर एक नियतांक आ जाता है जिसे हम k कहते हैं, k या फिर कांस्टेंट, उसे कुछ भी नाम दे सकते हैं स्टूडेंट्स आप। कांस्टेंट यहाँ पर हमने k ले लिया है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, f = k q1 q2 बटे r²। अब देखिए k के बारे में हम थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि k हमारा क्या होने वाला है। अब k क्या है, जहाँ k कूलाम नियतांक है, इसे k को कूलाम नियतांक कहते हैं, जिसका मान f तथा q एवं r पर निर्भर करता है। चलिए देखिए, अब निर्भर करने का तात्पर्य क्या है, यानी कि अगर q या q1 का मान बढ़ाएंगे तो f का मान बढ़ेगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अगर q1 का मान बढ़ाएंगे तो q2 का मान बढ़ेगा, जाहिर सी बात है क्योंकि गुणे में है, अगर किसी भी गुणे अगर बड़ी संख्या से गुणा करेंगे तो बड़ी संख्या प्राप्त होगी ना। तब देखिए अब q1 q2 का अगर एक इसमें से बढ़ गया तो बल का भी मान बढ़ेगा, अगर और ये व्युत्क्रमानुपाती है, अगर बल का मान बढ़ेगा तो दूरी का मान घटेगा और दूरी का मान बढ़ेगा तो बल का मान घटेगा।
समझ में अभी नहीं आया ना? देखिए हम आपको फिर से बता रहे हैं। अगर देखिए, अगर आवेश का मान बढ़ाएंगे तो बल का मान बढ़ेगा, अगर बल का मान बढ़ेगा तो दूरी का मान घटेगा, और दूरी का मान बढ़ेगा तो बल का मान घटेगा। चलिए आपको फिर से थोड़ा डायरेक्शन दे रहे हैं। अगर ये इंक्रीज हुआ, एरो ऊपर मतलब क्या बढ़ना, और तो ये डिक्रीज होगा, ठीक। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। चलिए देखते हैं। जहाँ के कूलाम नियतांक है जिसका मान एफ तथा क्यू एवं आर पर निर्भर करता है, जैसा कि हमने आपको बता दिया। चलिए, और के का वैल्यू कितना होता है? के इक्वल टू होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। इसे एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इसे एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहे हैं, ऐसे होता है ये एप्सिलॉन नॉट। इसे निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, ठीक। ये क्या है? एप्सिलॉन नॉट है। के को परावैद्युतांक भी कहते हैं, के को परावैद्युतांक भी कहते हैं, परावैद्युतांक भी कहते हैं। चलिए अब देखते हैं इसका मान कितना होता है। के का इस जो वैल्यू है आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसे आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये इतना आएगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इसका मात्रक हो गया। अब जो है वैल्यू, अगर देखिए के की वैल्यू कितनी है, के यहाँ पर था ना, के यहाँ पर देख लीजिए था, और के की वैल्यू कितनी? 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे के की वैल्यू कितनी थी? 1/4 एप्सिलॉन नॉट, हमने यहाँ पर पुटअप कर दिया, और फिर Q1 और Q2 ऐसे ही था, और R स्क्वायर ऐसे ही था। चलिए देखते हैं कैसे हमने किया। देखिए Q1 Q2 है, देखिए यहाँ पर Q1 है, Q है, K है, Q की वैल्यू कितनी? 1/4 एप्सिलॉन नॉट हमने रख दिया, Q1 Q2 ऐसे ही, और R स्क्वायर ऐसे ही। चलिए देखते हैं अब क्या होगा। अब है, अब देखिए जहाँ आप हम बता रहे इसमें कौन सा क्या क्या है। ये एप्सिलॉन नॉट जो आपको दिख रहा है, एप्सिलॉन नॉट क्या है आपका? एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता को हम आगे बताएंगे आपको कि कैसे होता है, क्या होता है, अच्छे तरीके से आपको हम समझाएंगे निर्वात की वैद्युतशीलता अगले वीडियो में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बस यहाँ पर आप जान लीजिए कि ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है। इसका मान 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, जस्ट अपोजिट है स्टूडेंट्स। अब इसका आपका क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका क्या है? फॉर मात्रक जो है, यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट का कितना है? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, एकदम जस्ट अपोजिट है, ठीक है। चलिए इसका मान आप हमेशा याद रखिएगा, आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हमेशा इसका काम आएगा, ठीक है। 8.85 × 10⁻12, और ये जो आपका है के का जो वैल्यू है 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2, 1/4 एप्सिलॉन नॉट जो है, इसके भी वैल्यू आप रख लीजिए। 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। चलिए देखते हैं आगे अब हमारा क्या होना है। परावैद्युतांक हमने भी पढ़ा। परावैद्युतांक क्या होता है? के होता है। परावैद्युतांक कभी हमने बताया आपको कि के क्या है, जहाँ के परावैद्युतांक भी है, इसे कूलाम नियतांक भी कहते हैं। अब चलिए देखते हैं परावैद्युतांक क्या है। माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम यानी किसी भी माध्यम की, निर्वात हो या वायु हो, और निर्वात हो या वायु हो, माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को, माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं या कहलाता है। माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता परावैद्युतांक कहलाता है। यानी के इक्वल टू माध्यम की वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं। माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, और तथा ये क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। अभी तो हमने आपको बताया एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। इसका कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक जो होता है कूलाम स्क्वायर प्रति, चलो आपको समझा दे रहे हैं क्यों इसका मात्रक नहीं होता। क्योंकि अभी आपको हमने बताया कि एप्सिलॉन नॉट का क्या होता है मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। लिख लें कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन और इंटू मीटर स्क्वायर, और फिर इसके बटे में इसका ये इसका हो गया ना, क्योंकि अब नॉट लगाने से हट थोड़ी ना जाएगा। इसका भी यही मात्रक, इसका भी यही मात्रक, और इसके बटे में भी कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन और मीटर स्क्वायर। अभी कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन स्क्वायर से कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ना इसकी बीमा, और जिसका मात्रक नहीं उसका बीमा नहीं, और ये मात्रक भी नहीं है और इसकी बीमा भी नहीं होती। ये आप याद रखिएगा, बीमाहीन राशि और मात्रकहीन राशि। परावैद्युतांक बीमा और मात्रकहीन राशि है। इसका क्या होता है? माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इतना आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अब भी नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को थोड़ा बैक कर लीजिए, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए हम आपको एक टॉपिक और को आपको बता दें, फिर अगला टॉपिक हम आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। चलिए देख लीजिए, एक दो टॉपिक आपके बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीरियस पढ़िए स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़िए। आप जो हम आपको पढ़ा रहे हैं अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, आप अच्छे तरीके से मेहनत करिए और पढ़िए। अगर आपका थ्योरी पार्ट अगर मजबूत हो जाता है तो न्यूमेरिकल आपका ऑफकोर्स एकदम मजबूत होगा ही होगा, 100% मजबूत होगा। चलिए देखते हैं अगला हमारा क्या है। अगला हमारा क्या होने वाला है स्टूडेंट्स? अगला हमारा होने वाला है कि वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर क्या है। वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में क्या मतलब अंतर क्या है, उसमें डिफरेंस उसमें क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, आपने गुरुत्वाकर्षण बल को अच्छे तरीके से क्लास 11th में पढ़ा होगा। जो आपका गुरुत्वाकर्षण नाम का एक चैप्टर है, उसमें आपने अच्छे तरीके से गुरुत्वाकर्षण बल को समझा होगा, पढ़ा होगा कि क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल। पार्ट 13 है आपका क्लास 11th में फिजिक्स का।
आप अच्छे तरीके से ग्रेविटेशन जो है आप उसे पढ़ लीजिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए थोड़ा सा, अगर पढ़ लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए देखते हैं वैद्युत बल क्या होता है और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर क्या होता है। इसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण होता है, अभी हमने तुरंत बताया अभी आपको कि वैद्युत बल 2 प्रकार का होता है, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण, और इसमें केवल आकर्षण होता है। आपने गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा है, किसी वस्तु को या पिंड को अगर ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आती है ना, वो कोई डिटेक्ट थोड़ी ना करेगा कि आप नीचे पटकेंगे तो ऊपर उठ जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी बॉल को नीचे पटकते हैं तो संपीड़ितता के कारण ऊपर जाता है, ऐसे नहीं कि आप पत्थर को फेंके नीचे तो ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें केवल आकर्षण बल होता है। ऊपर से कोई वस्तु केवल नीचे गिरेगी, नीचे से ऊपर थोड़ी ना जाएगी, तो इसमें केवल आकर्षण बल होता है। और चलिए देखते हैं दूसरा क्या होता है, और इसमें आकर्षण प्रतिकर्षण, इसमें केवल आकर्षण। चलिए अब इसमें दूसरा क्या है, आवेश के माध्यम पर निर्भर करता है। अब इसमें वैद्युत बल में हमने आपको पढ़ा है आवेश है, और इसमें आपने क्या पढ़ा था क्लास 11th में, आपने क्या पढ़ा था, द्रव्यमान। उसमें पिंडों यानी द्रव्यमानों के मध्य होता है, इसमें आकर्षणों आवेशों के मध्य होता है। आवेशों के मध्य पर निर्भर करता है और यह द्रव्यमानों पर निर्भर करता है। चलिए यह बहुत ही प्रबल होता है, ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे। करंट को आप टच कर लेंगे तो आपकी जितनी भी पावर है ना सब चली जाएगी, तुरंत टच करेंगे तो आप उससे छूट नहीं पाएंगे चाहे जितना कर लेंगे। और यह बहुत ही दुर्बल होता है, आप चलते रहते हैं और यह छूट भी जाता है, तो इससे कोई मतलब उससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह प्रबल होता है और ये दुर्बल होता है। और यह सदैव संरक्षी बल होता है। हमने आपको आवेश के जो संरक्षण सिद्धांत है उसमें हमने आपको बताया है कि आवेश जो होता है वो आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित या रूपांतरित किया जा सकता है स्टूडेंट्स, और यह संरक्षित नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स इसमें आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है और यह वेग पर निर्भर करता है स्टूडेंट्स। जैसे कि कोई पिंड है, अगर उसे आप किसी को फेंक के मारेंगे और उसकी वेलोसिटी को आप तीव्र कर देंगे, तो जैसे कि गोली है वह इतनी छोटी सी चीज़ होती है, लेकिन वो केवल वेग के कारण ही किसी व्यक्ति की जो है हत्या करने में सक्षम होती है। अगर आप किसी गोली को मार देंगे दीवार को पार करके तुरंत निकल जाएगी, क्यों निकल जाएगी, क्योंकि उसका जो वेग होता है बहुत ही तेज होता है और ये गुरुत्वाकर्षण बल में होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो वह आवेश जो है वेग पर निर्भर नहीं करता है। चलिए आपका खत्म होता है ये वाला टॉपिक। चलिए एक बार देख लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं, साथ साथ में आप लिखते चलिए स्टूडेंट्स। अगर आप साथ साथ में लिखते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और आपको पूरा पूरा यहीं पर याद हो जाएगा स्टूडेंट, आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है स्टूडेंट्स, चलिए देख लेते हैं। किसी आवेश के परिता, अब आवेश हमने आपको बता दिया, आवेश के परिता माने क्या होता है, चारों ओर, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य यानी दूसरा आवेश वैद्युत बल का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। चलिए हम आपको दिखा रहे हैं कि ये कैसे होता है। चलिए देख लीजिए, अब कोई आवेश उसने क्या बताया, परिभाषा में उसने क्या बोला है, कोई आवेश, किसी आवेश के परिता, ये हमने आवेश ले लिया, ठीक, ये आवेश हमने ले लिया, क्यू नॉट ले लिया। अभी क्यू नॉट क्या है बोलेंगे आप, क्यू नॉट क्या है बेटा, क्यू नॉट जो होता है आपका ये परीक्षण आवेश है, इसे हम एकांक धन परीक्षण आवेश बोलते हैं और इसकी परिभाषा हम आपको आने वाली वीडियो में अच्छे तरीके से देंगे। बस इतना आप जान लीजिए कि जो ये होता है ये मतलब कि ना किसी पर बल लगा, ये एक धन आवेश होता है, ये क्या होता है, धन आवेश होता है, टेस्ट चार्ज जिसे हम बोलते हैं, ये टेस्ट चार्ज होता है। यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत क्षेत्र पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो हमने एक टेस्ट चार्ज ले लिया, धन परीक्षण आवेश ले लिया। अब धन परीक्षण आवेश, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक टेस्ट चार्ज प्लस क्यू रखा है ये, और यहाँ से अब देखिए यहाँ पर तो ये अनुभव नहीं करेगा, इसकी जो तीव्रता जो है मान सकते हैं इसका जो क्षेत्र है यहीं तक है, तो यहाँ ये इस पर पावर नहीं लगाएगा। अब इसको थोड़ा नज़दीक कर लें, यही मान लीजिए गायब हो गया यहाँ से और यहाँ पर कर लें, तो ये इस पर बल लगाने लगता है, यानी कि ये आवेश इस क्षेत्र में कुछ अनुभव करने लगता है, यानी कि किसी एक आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर जो क्षेत्र में जो बल लगाया जाता है उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। देख लीजिए डेफिनेशन आपके क्या है, किसी आवेश के परिता वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है स्टूडेंट्स। चलिए आपको समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए देखते हैं वैद्युत बल रेखा क्या होती है। वैद्युत बल रेखा ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका पक्का आएगा, बोर्ड एग्जाम में भी आपका आता है, तो स्टूडेंट्स इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। वैद्युत बल रेखा क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोणक। तो वैद्युत क्षेत्र हमने आपको बताया कि किसी आवेश का परिता वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी आवेश का परिता वह क्षेत्र जहाँ पर कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। और वैद्युत बल रेखा क्या, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर स्वतंत्र व पृथक्कृत आवेश चलता है, वैद्युत बल रेखा कहलाता है। चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं ये किस प्रकार से होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर कोई चार्ज ले लिया और ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, और यहाँ पर हमने एक कोई चार्ज ले लिया। चलिए अब यहाँ से जो इस पर ये ऐसे आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित, अब क्या है, समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षित होगा, विपरीत आवेश होंगे तो आकर्षण होगा। ऐसे इसका डायग्राम हम अगली वीडियो में आपके लिए बनाकर लाएंगे। थोड़ा हमारा आर्ट जो है वो अच्छा नहीं है स्टूडेंट, आप समझने के लिए देख सकते हैं। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है।
ठीक, नॉर्थ और ये साउथ, यानी कि दक्षिण से निकल कर ये उत्तर की ओर जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ये प्लस है और ये माइनस है, यानी कि धनावेश से ये ऋणावेश की ओर जाती हैं। और ये वैद्युत क्षेत्र में है, क्या है, वैद्युत क्षेत्र में है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र में क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर स्वतंत्र व पृथक्कृत आवेश चलता है, वैद्युत बल रेखा कहलाती है। अब वैद्युत बल रेखा में कुछ इसके गुण है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चलिए देख लेते हैं। और बहुत ही सरल शब्दों में हमने आपके लिए इसे है जो है लिख के रखा है, चलिए आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम आपको फिर बता रहे हैं कैसे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए वैद्युत बल रेखाओं के गुण, यह धनावेश से ऋणावेश की ओर चलते, जैसा कि हमने आपको तुरंत समझाया भी डायग्राम के माध्यम से। ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि देखिए परस्पर ये वक्राकार में चलती हैं और ये रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं हैं स्टूडेंट्स, यानी ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ये रेखाएं जहाँ से निकलती हैं और जहाँ प्रवेश करती हैं वहाँ सघन होती हैं। अब स्टूडेंट्स आप देख लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए माध्यम परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा जो है स्पेस नहीं मिलता है, लेकिन निकलेंगे तो एक ही जगह से, यानी यहाँ जहाँ से निकलेंगे और जहाँ प्रवेश करेंगे वहाँ पर सघन, यानी कि कह सकते हैं एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा पास पास है, नज़दीक नज़दीक बोल सकते हैं होंगे। जहाँ से निकलेंगे जहाँ प्रवेश करेंगे वहाँ नज़दीक होंगे और बीच में क्या होंगे, एक दूसरे अंतराल पर यानी दूरी पर होंगे। चलिए हो गया, चलिए देखते हैं, यानी कि ये जहाँ से निकलती है और जहाँ प्रवेश करती है वहाँ पर सघन होती हैं। ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, जैसे कि हमने आपको बताया, ये रेखाएं अभी हमने बताया, ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। और ये रेखाएं अगर एक दूसरे को नहीं काटती, अगर काटती हैं तो इस शर्त है, अगर काटती हैं तो इनके कटान बिंदु पर दो रेखा निकलती है, जो कि वैद्युत बल रेखाओं का गुण नहीं है। क्या है, चलिए समझ लीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, अगर काटती हैं तो इनके कटान बिंदु पर दो रेखाएं निकलती हैं, जो कि वैद्युत बल रेखाओं का गुण नहीं है। स्टूडेंट्स, हमने आपको आपके जो इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का जो है, आपके जितने भी टॉपिक हैं बहुत ही सरल रूप से बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का ट्राई किया है। स्टूडेंट्स, अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी जाना, सीखा और समझा है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।